हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 17 से 19 मई 17, 18 और 19 मई का करंट एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल में संयुक्त राष्ट्र ने भारत के वित्त वर्ष 2024-25 के आर्थिक विकास अनुमान को 6.2% से संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है? अभी हाल में यूएन ने जो है वो इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो ग्रोथ रेट है उसके अनुमान को चेंज किया। आपको बताना है कितना किया है। 7.2, 6.9, 6.5 और 6.7। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये यूएन ने 6.2 से 0.7% बढ़ाते हुए ये 6.9% जो है इन्होंने कर दिया है भारत का 2024-25 के लिए विकास दर वित्त वर्ष के लिए। और इन्होंने 2025 का जो वित्त वर्ष है, जो 2025-26 चलेगा, उसके लिए इन्होंने जो है वो वृद्धि दर दी है भारत की 6.6%। अभी इनकी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का नाम है विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं, इस नाम से रिपोर्ट आई है जिसमें ये आंकड़े दिए हैं। इसके साथ ही इन्होंने रिपोर्ट में बताया है कि जो विश्व अर्थव्यवस्था है, ग्लोबल इकोनॉमी है, वो वर्ष 2024 में 2.7% और 2025 में 2.8% के रेट से जो है वृद्धि करेगी। ठीक है, इसके साथ इन्होंने बताया है कि भारत में जो उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति है, जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस पे, उपभोक्ता मूल्य पे, वो 2023 में 5.6% से घटकर 2024 में 4.5% होने का अनुमान है। अर्थात भारत में मुद्रास्फीति भी कम होगी और भारत की विकास दर भी जो है वो लगभग 7% रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल निम्न में किस देश में खोला गया है? स्विमिंग पूल को अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो स्विमिंग पूल को हिंदी में तरण ताल बोलते हैं। ठीक है, तैरने वाला तालाब। ठीक है, ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, चीन, भूटान और श्रीलंका। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, ये विश्व का सबसे ऊंचा जो प्रतियोगिता स्विमिंग पूल है जहां पर विभिन्न प्रकार के कंपटीशन आयोजित किए जाएंगे, वो भूटान में अभी खोला गया है। ठीक है, और ये घोषणा जो है वो वर्ल्ड एक्वेटिक्स एक संस्था है, उसने ये घोषणा की है। एक्वेटिक जो है वो जल से संबंधित टर्म है, तो उन्होंने हाल में घोषणा की है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो प्रतियोगिता स्विमिंग पूल है वो भूटान में खोला गया है और इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से लगभग 82,000 फीट या 2400 मीटर की ऊंचाई पर इसकी स्थापना की गई है। और ये जो पहल है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? जलीय खेलों या वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। और इसके लिए एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है पूल्स फॉर ऑल। ठीक है, सबके लिए तरणताल या सबके लिए स्विमिंग पूल, इस प्रोग्राम का ये हिस्सा है। ये पूल्स फॉर ऑल कार्यक्रम 2019 में शुरू किया गया था और इसका जो उद्देश्य है वो ये गारंटी देना है कि वर्ल्ड एक्वेटिक्स फेडरेशन, अभी हमने बात की ना वर्ल्ड एक्वेटिक्स, तो जो वर्ल्ड एक्वेटिक्स फेडरेशन है उसके प्रत्येक राष्ट्रीय सदस्य को जलीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक्वेटिक सुविधाओं तक पहुंच मिले। ये जो है इस कार्यक्रम का, पूल्स फॉर ऑल कार्यक्रम का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अभी हाल में भूटान में ये विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल खोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में किसने शपथ ली है? ऑप्शंस हैं गैब्रियल एटल, प्रबोवो सुबियांतो, जेरेमिया मनेले और लॉरेंस वोंग। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, ये लॉरेंस वोंग जो है इन्होंने हाल में सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। बाकी गैब्रियल अटल जो है ये फ्रांस के जो है प्रधानमंत्री हैं, प्रबोवो सुबियांतो और जेरेमिया मनेले ये भी किसी ना किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं। हम पुराने वीडियोस में अपने चर्चा कर चुके हैं, तो अगर किसी को याद हो तो आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, इसके लिए भी आप अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। ठीक है, बाकी ये लॉरेंस वोंग है, इन्होंने 15 मई को सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और इनको शपथ वहां सिंगापुर के राष्ट्रपति, उनका नाम है थरमन शनमुगरत्नम। ठीक है, इनका नाम है थरमन शनमुगरत्नम, इन्होंने इनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई है। यहां पर हमने सिंगापुर की राजधानी भी लिखी है, इसका नाम है सिंगापुर सिटी या सिंगापुर शहर। और सिंगापुर की जो मुद्रा करेंसी है वो है सिंगापुर का डॉलर। ठीक है, डॉलर जैसे अमेरिकन डॉलर है वैसे ही ये सिंगापुरी डॉलर है। और यहाँ पे मैप भी लगाया हुआ है
जहां पे आप देख सकते हो ये भारत है, ये बे ऑफ बंगाल है और ये बहुत सारे जो है छोटे छोटे देश हैं यहाँ पे, और इस स्थान पर जो है वो सिंगापुर है। ठीक है, तो ये सिंगापुर की जो है वो मैप में पोजीशन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं ने हाल ही में दुनिया की दो सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधा, टैंक रिपेयर फैसिलिटीज, ठीक है, आप लोग समझते हैं ना, टैंक्स तो सभी लोग जानते होंगे, जो मिलिट्री के टैंक्स हैं, उनके मरम्मत की सुविधाओं को स्थापित किया है। ये निम्न में कौन कौन है? ऑप्शंस हैं गालवान और दौलत बेग ओल्डी, न्योमा और दौलत बेग ओल्डी, प्योंगयांग त्सो और गालवान, डोकलाम और न्योमा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये भारतीय सेना ने, मिलिट्री ने न्योमा और दौलत बेग ओल्डी में दो टैंक रिपेयर फैसिलिटीज, ठीक है, इनका जो है वो स्थापना की है। अभी हाल में इनका उद्घाटन हुआ है और ये दुनिया की दो सबसे ऊंची टैंक रिपेयर जो है सुविधाएं हैं। इतनी ऊंचाई पर अभी तक टैंक रिपेयर का कार्य किसी देश द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, ये जो न्योमा है, न्योमा जो क्षेत्र पड़ता है वो पूर्वी लद्दाख में पड़ता है, और जो दौलत बेग ओल्डी है ये कराकोरम दर्रे के दक्षिण में स्थित है, और ये दोनों ही जो है वो लद्दाख में है, लद्दाख में पड़ते हैं, और ये भारत चीन सीमा के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ये जो है वो स्थित है। ठीक है, और ये जो दोनों क्षेत्र हैं दौलत बेग ओल्डी और न्योमा, ये इसलिए भी जो है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो है इंडिया के फाइटर जेट्स भी लैंड होते हैं। ये जो है इन्होंने अभी हाल में ही जो है भारतीय सेना ने यहाँ पर ये इनकी लैंडिंग जो है सुनिश्चित की है। मैप के जरिए हमने आपको न्योमा और दौलत बेग ओल्डी की पोजीशन बताई है। ये वाला रीजन देखेंगे, ये वाली जो है यहाँ पर लाइन ऑफ आपको एक्चुअल कंट्रोल दिखाई गई है। ठीक है, थोड़ा सा जो है दाएं बाएं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में वैसा इमेज नहीं है कि एकदम सटीक हो, बट एक रेफरेंस के लिए इसमें हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो रीजन है ये दौलत बेग ओल्डी का रीजन है, और ये जो नीचे रीजन है ये न्योमा है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो रीजन है दौलत ओल्डी बेग या दौलत बेग ओल्डी, और नीचे वाला न्योमा। ये यहाँ पे आपकी पेंगोंग झील रही, यहीं पे चुसुल है। कई लोग जो है, आप लोग जो घूमने जाते हैं, आप लोग चुसुल वगैरह जाएंगे या पेंगोंग लेक तक जाएंगे तो आपको हो सकता है रास्ते में ये फैसिलिटी देखने को मिल जाए। वहां पर भारी मात्रा में टैंक जो है वो भारत सरकार ने या भारतीय सेना ने वहां पर खड़े कर रखे हैं। ठीक है, बिकॉज वहां पर काफी तनाव रहा, और जब इतनी ऊंचाई पर वहां पर टैंक है और उनको रिपेयर अगर करना है तो रिपेयर के लिए उनको अगर नीचे आप मैदान में लेके आना चाहते हो तो वो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और काफी एक्सपेंसिव भी होता है। तो इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए जो सेना ने वहीं के वहीं जो है ये फैसिलिटी स्टार्ट कर ली है। तो अब किसी भी तरह का अगर कोई समस्या होती है तो वहीं के वहीं ऑन स्पॉट इनको ठीक कर लिया जाएगा, इनको नीचे नहीं लेना पाएगा। तो जब समय से उनकी रिपेयरिंग हो जाएगी तो नॉर्मल सी बात है, सेना की जो सामरिक क्षमता है उसको ये बढ़ाएगा। ठीक है, सैनिकों का ये क्या करेगा, उत्साहवर्धन भी करेगा। यहाँ पे जो है वो भारतीय सेनाओं ने T-90, T-72, BMP और K-9 वज्र जैसे स्वचलित हॉवित्जर, ये टैंक हैं। ठीक है, और K-9 वज्र स्वचलित हॉवित्जर जैसे जो है इन्होंने घातक हथियार वहां पर रखे हैं, और उनकी अब रिपेयरिंग सुविधा जो है वहीं के वहीं हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2027 के फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2027 में फीफा फुटबॉल होना है वर्ल्ड कप वुमेन्स का। ऑप्शन है चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये फीफा 2027 का जो महिला विश्व कप है, फुटबॉल का महिला विश्व कप है, उसको ब्राजील में आयोजित किया जाना तय हो गया है। अभी जो फीफा कांग्रेस थी उसमें बिडिंग हुई थी मेजबानी के लिए, जिसमें ब्राजील ने ये बिडिंग जीत ली है और वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। और इस टूर्नामेंट का, महिला विश्व कप का आयोजन करने वाला जो है ब्राजील पहला दक्षिण अमेरिकी देश है। अभी तक पहले जो महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप है इसका आयोजन दक्षिण अमेरिका के किसी देश में नहीं हुआ है। ब्राजील जो है ये तो यहां हो ही गया कि ये दक्षिण अमेरिकी देश है, और इसकी राजधानी जो है, कैपिटल जो है वो ब्रासीलिया है। ठीक है, ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया, और इनकी जो मुद्रा है वो है ब्रासीलियाई रियाल। ठीक है, इनकी मुद्रा का नाम है रियाल, ब्रासीलियाई रियाल जो है इनकी मुद्रा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश ने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं? मतलब वहां के सारे ग्लेशियर जो हैं वो समाप्त हो गए हैं, पिघल गए हैं, और ग्लेशियर की जो कंडीशंस हैं ग्लेशियर के रूप में नामित होने की वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शंस हैं वेनेजुएला, ब्राजील, चिली और अर्जेंटीना।
तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए, ये वेनेजुएला, ये भी दक्षिण अमेरिकी देश है और इस देश ने अपने सारे के सारे ग्लेशियर जो हैं वो खो दिए हैं और ये अपने सारे ग्लेशियर खो देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इससे पहले ऐसे किसी देश के साथ घटना घटित नहीं हुई है, किंतु जिस तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन की घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, उस वजह से सभी देशों के जो है लगभग ग्लेशियर संकट में है, उनका जो आकार है वो लगातार घटता जा रहा है और इसी वजह से जो पर्यावरणविद हैं वो लगातार सरकारों का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस दिशा में तेजी से काम करें, अन्यथा स्थिति जो है वो भयावहपूर्ण होगी। अगर वेनेजुएला की बात करें तो वर्ष 1910 में वेनेजुएला के पास कुल 6 ग्लेशियर थे, ठीक है, और ये करीब 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए थे, लेकिन अब ये सारे 6 के 6 ग्लेशियर जो हैं वो खत्म हो गए। इनमें 5 ग्लेशियर तो 2011 तक ही समाप्त हो गए थे, केवल एक ग्लेशियर बचा था जिसका नाम है हम्बोल्ट ग्लेशियर, या इसको सियरा नेवादा नेशनल पार्क में ला कोरोना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये ग्लेशियर भी जो है अब हाल में खत्म हो गया और अब इनके पास कोई भी ग्लेशियर नहीं बचा है। अब ये मात्र क्या है, बर्फ के छोटे छोटे से स्थान बचे हैं जो ग्लेशियर मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। बाकी अगर वेनेजुएला की राजधानी की बात करें तो वेनेजुएला की राजधानी कराकास और इनकी मुद्रा जो है वो वेनेजुएलाई पेसो है, ठीक है। तो अभी हम बात करें इसमें, तो इस वीडियो में अभी तक हम लोग 3 देशों की चर्चा कर चुके हैं, तो उन तीनों देशों की मैंने आपको राजधानी और वहां की करेंसी भी बता दी है। इस तरह से हम लोग जो है चीजों को टाइम टू टाइम और अपडेट करते जाएंगे ताकि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल जाए। बिकॉज कई बार जो है वो ये क्वेश्चन आ जाता है जहां पे आपको देशों को उनकी राजधानी से मिलाने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। पीसीएस वगैरह में तो ये क्वेश्चन नहीं आता है, बट जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उन वनडे एग्जाम्स में कई एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे या तो आपको मुद्रा पूछ ली जाती है या तो आपको जो है वहां की राजधानी पूछ ली जाती है। कई बार रीजनिंग में भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें देश और उसकी राजधानी एक तरफ दी जाती है और दूसरी तरफ आपको एक और देश का नाम दिया जाता है और उसको उसकी राजधानी से मिलाना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ये डिटेल हमने यहाँ पे ऐड की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन NOAA के अनुसार पिछले वर्ष दुनिया की लगभग कितने प्रतिशत प्रवाल भित्तियां जो कोरल रीफ्स हैं ये ब्लीच का शिकार हुई हैं। ब्लीच को विरंजन भी बोलते हैं, जिसमें ये अपना क्या करती है, रंग को त्याग देती है, रंग इनका खत्म हो जाता है। ऑप्शन है 30%, 40%, 50% और 60%। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी 60%। ये अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार पिछले वर्ष जो है वो दुनिया की लगभग जो है 60% या 60% से भी थोड़ा अधिक 2/3 प्रवाल भित्तियां जो हैं वो क्या हो गई हैं, ब्लीच हो गई हैं, उनमें ब्लीच की स्थिति उत्पन्न हो गई है, ठीक है। ये ब्रंजन जो है, ये ब्लीचिंग तब होती है जब प्रवाल क्या करते हैं, अपने ऊतकों में रहने वाले रंगीन शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। जो इनके भीतर कलरफुल जो शैवाल होता है उसको ये बाहर निकाल देते हैं और जब बाहर निकाल देते हैं तो शैवाल के रंग की वजह से ही इनका कलर दिखाई देता है। और जब इनके भीतर शैवाल नहीं बचता है तो ये जो प्रवाल है ये क्या पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, ये रंगहीन हो जाते हैं। और चूंकि ये भोजन वगैरह निर्माण का कार्य शैवालों के द्वारा होता है तो ये क्या होते हैं, भूखमरी का शिकार हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं और बीमारी के प्रति भी क्या हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं और ये धीरे धीरे क्या करते हैं, खत्म होने लगते हैं, ठीक है। बाकी अगर बात करें ब्लीचिंग की तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो हुए हैं वो अटलांटिक महासागर के प्रवाल जो है वो सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। और लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लगातार जो वैश्विक गर्मी तापन हो रहा है, इसके साथ ही अल नीनो इफेक्ट भी जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से भी ये व्यंजन बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेकेडा फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए डेंगू के दूसरे टीके TAK-03, ये टीके का नाम है TAK-03, डेंगू का टीका है, को WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्री क्वालिफाइड कर दिया गया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक फैक्चुअल लाइन है जिसमें बताया है कि टीके का नाम है TAK-003, ये टीका डेंगू का टीका है, टेकेडा फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया गया है और ये WHO द्वारा प्री क्वालिफाइड। तो ये 4 तो क्वेश्चन आपके यहीं पे कंप्लीट हो गए। अब आगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है वो है, टेकेडा फार्मास्यूटिकल्स किस देश की दवा निर्माता कंपनी है, आपको उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन है भारत, जापान, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, ये टेकेडा फार्मास्यूटिकल्स जो है
ये जापान की कंपनी है जिन्होंने डेंगू के दूसरे टीके TAK-003 को डेंगू के टीके TAK-003 का निर्माण किया है और ये ऐसा दूसरा टीका है जिसको WHO द्वारा प्री क्वालिफाइड कर दिया है। ठीक है, इस टीके में जो डेंगू फैलाने वाला वायरस है उसके चारों सीरोटाइप जो है, ठीक है, चारों सीरोटाइप के कमजोर संस्करण अर्थात चारों प्रकार के डेंगू वायरस जो है वो कमजोर रूप में, डेंगू को फैलाने वाले जो है वो 4 वायरस हैं, तो इन चारों वायरसों के कमजोर संस्करण या वीक जो है इनके संस्करण है, ठीक है, इनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और जब ये वायरस जो है कमजोर रूप में आपके शरीर में एंटर करेंगे वैक्सीन के माध्यम से, तो ये शरीर को बीमारी तो नहीं पैदा कर पाएंगे, लेकिन शरीर का जो ऑटो इम्यून होता है वो इन वायरसों के खिलाफ क्या करेगा, अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली क्या कर लेगा, डेवलप कर लेगा। साइंस एंड टेक में आप लोग पढ़ते भी होंगे कि वैक्सीन जो है वो किस तरह से काम करती हैं। तो जब कमजोर वायरस को आपके अंदर प्रवेश किया जाएगा तो उस वायरस से आपको डेंगू तो नहीं होगा, किंतु आपके जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है वो इस कमजोर वायरस के अगेंस्ट जो है वो अपने लिए क्या करेगा, एक नया प्रतिरक्षा तंत्र विकसित कर लेगा और भविष्य में आप कभी डेंगू के एक्चुअल में जो वायरस है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे आपका को मतलब डेंगू हो सकता है, तो उसके खिलाफ के लड़ने में आपको मदद करेगा। ठीक है, बाकी अगर बात करें कि प्री क्वालिफाइड, तो किसी वैक्सीन के लिए WHO की प्री क्वालिफाइड का अर्थ है कि यह स्वास्थ्य एजेंसी ने गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के लिए वैक्सीन का मूल्यांकन और अनुमोदन कर लिया है। WHO क्या करती है, पहले उस वैक्सीन की क्या करती है, उसका मूल्यांकन करती है, ठीक है, उसका एवेल्युएशन करती है और उसके बाद उसको अपना क्या कहते हैं, नोट देती है, उसका अनुमोदन करती है कि अब आप इसको क्या कर सकते हैं, मानवों पे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये वैक्सीन जो TAK-003 वैक्सीन है ये 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को दी जा सकती है और ये वैसे बच्चों को देने की इन्होंने पहले बात की है जिनको डेंगू होने की तथा उनसे डेंगू के संक्रमण फैलाने की जो है इनसे संभावना अधिक है। ठीक है, और ये वैक्सीन जो है वो 2 खुराकों में 2 डोज दी जाएंगी और दोनों खुराकों के बीच 3 माह का अंतराल होना चाहिए। पहले तो ये है कि ये 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को दी जाएगी और 2 डोज में, और दोनों डोजों के बीच में 3-3 माह का अंतर होना चाहिए। ठीक है, अब अभी हमने बात की कि ये दूसरी वैक्सीन है, तो पहली बात करें तो पहली वैक्सीन जिसको WHO ने क्वालिफाइड किया था, प्री क्वालिफाइड, वो सोनोफी पॉस्चर कंपनी है, उनके द्वारा विकसित जो वैक्सीन है उसका नाम है CYD TDV, ये इनके द्वारा जो है विकसित वैक्सीन का नाम है, जो पहली वैक्सीन है जिसको डेंगू की पहली वैक्सीन है जिसको WHO ने प्री क्वालिफाई किया हुआ था। ठीक है, तो आपको पहले भी बता दी, दूसरी भी बता दी, कंपनी के बारे में भी लगभग जानकारी बता दी और डेंगू के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी डिस्कशन हमने कर लिया। ये सारे क्वेश्चंस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कंटेंट है, ये आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ के PDF के फॉर्म में भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर दिया है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हमने टेलीग्राम व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है, तो आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ के ये PDFs ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण चैंपियन व्यक्तित्वों के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा, वीजा का नाम है ब्लू रेजिडेंसी, ये ब्लू रेजिडेंसी वीजा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये यहाँ पे ऑप्शन में ही आंसर आ गया, टाइपिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, हम जब आपको PDF देंगे तो उसमें ये ठीक कर देंगे। तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि ये जो है UAE द्वारा ब्लू रेजिडेंसी वीजा जो है विकसित किया गया है, किसके लिए? पर्यावरण चैंपियनों के लिए। कौन से चैंपियन है? जो पर्यावरण अनुसंधान, सक्रियता और तकनीकी समाधानों में वैश्विक नेता हैं, जो, ठीक है, ये वैश्विक जो है ग्लोबल पर्सनालिटीज हैं, उनको आकर्षित करने और UAE में दीर्घ काल तक रहने के लिए, ठीक है, कि वो लोग यहाँ पर आए और UAE में रहें और यहाँ पर जो है वो कार्य करें, वैसे लोगों के लिए इन्होंने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया। UAE का ही एक गोल्डन वीजा होता है, वो भी 10 वर्षीय वीजा है, वो आप लोग देख लीजिएगा किस कैटेगरी के लिए दिया जाता है। तो उसी तरह इन्होंने एक 10 वर्षीय वीजा, ब्लू रेजिडेंसी वीजा पर्यावरणविदों के लिए जो है वो लॉन्च किया है। इसमें जो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों के सदस्य, पुरस्कार विजेता, शोधकर्ता और प्रतिष्ठित कार्यकर्ता जो है इस वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं और इनको जो है ये वीजा दिया जाएगा। ये UAE जो इस तरह से कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि UAE वर्ष 2024 को सततता या वहनीयता का वर्ष, ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, ये सततता या वहनीयता के वर्ष के रूप में मना रहा है। और ये क्या है?
पर्यावरणीय पहलों पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा है। ठीक है, इसके साथ ही यूएई ने वर्ष 2023 में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, जिसको कॉप 28 बोलते हैं, 2023 या नवंबर दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया, दुबई में आयोजित किया गया था। इसकी भी मेजबानी इन्होंने की थी। तो पर्यावरण की दिशा में जो है यूएई काफी ज्यादा कार्य कर रहा है, और उसी दिशा में जो है इनके कार्यों के दिशा में ये है जो एक 10 वर्षीय इन्होंने ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, पत्रिका नेचर सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित नए शोध के अनुसार वर्ष 2018 से 2022 के बीच भारत में खेत के कुल कितने बड़े पेड़ गायब हो गए हैं? खेतों के बीच में, अगर आप लोग, बहुत सारे लोग, नो डाउट आप लोगों में से जो हैं वो कृषि बैकग्राउंड से आते होंगे, आप लोगों ने खेत वगैरह देखे होंगे। तो पहले आप लोग देखते होंगे कि खेतों के बीच में काफी बड़े बड़े परिपक्व पेड़ लगे रहते थे। अब एक अध्ययन आया है जिसमें बताया हुआ है कि बहुत सारे जो हैं वो बड़े पेड़ खेतों के गायब हो गए हैं। आपको बताना है कितने पेड़ वो हैं ऐसे जो गायब हो गए हैं। 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन और 6 मिलियन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। ये नेचर सस्टेनेबिलिटी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार जो है वो करीब 5 मिलियन बड़े पेड़ जो खेतों में स्थापित थे वो क्या हो गए हैं, 5 मिलियन या 50 लाख पेड़ वर्ष 2018 से 2022 के बीच में खेतों से गायब हो गए हैं। ठीक है, ये पेड़ जो थे वो कृषि वानिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, लेकिन अब ये बड़े और परिपक्व पेड़ क्या हो गए हैं, गायब हो गए हैं। और इसका गायब होने का रीजन ये है क्योंकि फसल की पैदावार में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, लोग अधिक से अधिक क्षेत्र में खेती करना चाहते हैं और खेतों का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है और वृक्षों का क्षेत्रफल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। किसान ऐसे पेड़ों को अपने खेतों से हटा रहे हैं। इनकी जगह पर वे नए पेड़ जो लगा रहे हैं वे वैसे पेड़ हैं जो कम पारिस्थितिक मूल्य वाले हैं। ठीक है, और इनकी खेती अलग अलग ब्लॉकों में वृक्षारोपण के अंतर्गत की जा रही है। ठीक है, तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे गांव हैं जहां पर ब्लॉक वृक्षारोपण में वृद्धि हुई है। छोटे छोटे जो है कम पारिस्थितिक मूल्य वाले वृक्ष ये लोग लगा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है वो करंट अफेयर्स के वीडियोस में इतने ही क्वेश्चन, अभी बहुत ज्यादा न्यूज है नहीं। और जैसा हम लोग हर बार बताते हैं कि बहुत जो है वो आपको एंगेज रखने के लिए कि हम कुछ भी आपको बताएं, वैसा हमारा टारगेट है नहीं। हम लोग जो है वो मोस्ट रेलिवेंट चीजें जो हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, हम लोग वही डिस्कस करते हैं। तो आज वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको नए कंटेंट के बारे में टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।